तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम अपने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, है ना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक शब्दावली के बारे में बताया था, लोकतंत्र, है ना। उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। और आज की इस क्लास में आपको इन दोनों शब्दावलियों के बारे में बताऊँगा कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है और गणराज्य क्या होता है, क्या इनका मीनिंग होता है। देखिए, आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं ना, और भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमें इसकी प्रस्तावना के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो इससे संबंधित तो एक दो प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। आप बस ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मैं इतना आश्वासन दिला दूंगा क्लास के थ्रू कि आपको ये क्लास एक बार में ही समझ में आ जाएगी और आपको दोबारा समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बात करें इस पंथ निरपेक्ष की कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द अपनी प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। पहला सवाल ये आपके मन में आना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ना, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी जो कब हुआ था, ये 42वां संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये बताइए, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसके द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो आपका आंसर होगा 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो पंथ निरपेक्ष हुआ आपका, दूसरा अखंडता हुआ, ठीक है, तीसरा आप कह सकते हैं समाजवाद। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो इससे संबंधित आपको डायरेक्टली प्रश्न एक यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, क्या इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म की मान्यता प्रदान नहीं करता। अच्छा, हमारे भारत में कितने धर्म हैं? सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, है ना। बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिससे विशेष तौर पर राजधर्म के रूप में मान्यता मिली हो। यहाँ किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता नहीं मिली है। यहाँ सभी धर्मों को अपनाया गया है, ठीक है, समान भाव से उन्हें समान संरक्षण दिया गया है। ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकुलर धर्म की बात नहीं की जाती, यहाँ सभी धर्मों को एक ही धर्म माना जाता है। ठीक है। ये अभी जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पर लिखा है मैंने। इसका तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म का दर्जा नहीं देता या राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों को एक ही भाव से, कैसे भाव से, एक ही भाव से। ठीक है। और यहाँ पर हम लड़ते भिड़ते रहते हैं, देखा होगा आपने, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, इन भावों को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन संविधान में देखा जाए तो हम सभी एक समान हैं, हमारे सभी धर्मों को एक ही समान संरक्षण मिला है, एक ही भाव से मिला है। तो फिर हम क्यों लड़ते रहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सभी धर्मों को एक ही भाव से समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। इस पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा सभी को, यानी अपने, इसके द्वारा जो अपने भारत के, मैं अपने भारत की बात कर रहे हैं ना, हम अपने भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसके द्वारा सभी को अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने ढंग से अपनी संस्कृति का विकास और धार्मिक अध्ययन करने की छूट दी जाती है। ठीक है। इस पंथ निरपेक्ष शब्द के द्वारा ये बताता है कि इसके द्वारा सभी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, इन सभी को अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने ढंग से अपनी संस्कृति का विकास करना और अपने धार्मिक अध्ययन की छूट दी गई है। ठीक है। ये इस शब्द का ये मतलब है। ओके। अगला प्रश्न है, अपने भारत के रेफरेंस में बात करें कि सर, जो अपना भारत है ना, ये कैसा राज्य है। तो आपका आंसर होगा कि भारतीय राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? भारतीय राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आपको कहीं से भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए, भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावलियाँ होती हैं अपनी प्रस्तावना की, तो हमें उससे अच्छे से जान लेना चाहिए, तो ये बेहतर रहता है। ये न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मान के चलो आपके घर में ही कोई छोटा आपका भाई बहन है, वो पॉलिटी पढ़ रहा है, वो उसने अगर प्रस्तावना पढ़ी, उसमें ये शब्द देखे कि, और फिर वो आपसे पूछने लग जाए कि भाई, भैया कि इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या जवाब दोगे? समाजवाद का क्या अर्थ होता है?
अखंडता का क्या अर्थ होता है, गणराज्य का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, अगर वो आपसे पूछने लग जाए तो आप क्या जवाब दोगे, है ना। तो यह शब्द आपको पता होने चाहिए कि नहीं पता होने चाहिए, पता होने चाहिए, जब आप उन्हें अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है। देखिए, गणराज्य, अपने भारत की बात करें तो भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। उत्तर कोरिया का जो किम होंग जुंग का है, क्या है उसका नाम, वो वंशानुगत है वहाँ पर। ठीक है। अब जबरदस्ती किसी से वोट डलवा लो तो उसे लोकतंत्र नहीं कहते। ठीक है। लोकतंत्र में ये होता है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार, किसी के दबाव में नहीं, निष्पक्ष रूप से अपनी इच्छा अनुसार वोट दें किसी को भी। तो गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का, अपने भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, निर्वाचित होगा। ओके। इस गणराज्य में, गणराज्य का एक मतलब ये भी है कि गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं। ठीक है। प्रश्न आपसे किस टाइप से पूछा जा सकता है इस गणराज्य से, कि भारत कैसा गणराज्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि भारत कैसा गणराज्य है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो आपके साथी पूछ सकते हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे वो भी तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि चल तुम पॉलिटी को पढ़ रहे हो, मैं थोड़ा वीक हूँ पॉलिटी में, तो मुझे ये बता दो कि भारत कैसा गणराज्य है। तो आप कहेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। देखिए, ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र भी है, लेकिन वहाँ पर गणराज्य नहीं है, वो गणराज्य नहीं है। ठीक है। वहाँ पर राजतंत्र है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ दो शब्दों के बारे में जानेंगे, एक तो पंथ निरपेक्ष, दूसरा गणराज्य। और मैं आशा करता हूँ कि अब आपको इन दोनों शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे से समझते जाएंगे। और अब तो एक दो शब्दावली बची हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम सीधा और फिर शुरुआत कर देंगे अपने भारतीय संविधान की, है ना। जितना भी मैंने संविधान को लेकर जितनी भी क्लासेज कराएंगे संविधान के विकास को लेकर, भारतीय संविधान के विकास को लेकर, सभी क्लास इंपॉर्टेंट हैं यूपीएसआई के लिए। इवन आप किसी भी वन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई लेवल तक का कोई भी वन के एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। हाँ, टारगेट यूपीएसआई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आरपीएफ के लिए गणराज्य का मतलब कुछ और हो जाएगा, या पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष का मतलब कुछ और हो जाएगा, या फिर आपके मन में ये डाउट आ जाए कि जो अपना राष्ट्रपति जी से संबंधित आर्टिकल 52 है, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये यूपीएसआई के लिए भी यही आर्टिकल रहेगा, आरपीएफ के लिए भी यही आर्टिकल रहेगा, एनटीपीसी के लिए भी यही आर्टिकल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आर आरपीसी एनटीपीसी के लिए आर्टिकल 53 हो जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप घबराइए मत। निश्चित तौर पर आप चाहे किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पॉलिटी की क्लासेज आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली बेसिस पर पॉलिटी की 2 क्लास दूँ, है ना, 2 क्लास प्रोवाइड करूँ, ताकि हम पॉलिटी को एक सीक्वेंस में और बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लें। पिछले कुछ दिनों से क्लासेज नहीं हो पाई हैं, उसका बहुत से रीज़न है, और रीज़न बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब चलते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।